मैं नेक्स्ट डे महेश भट्ट के ऑफिस चला गया जो जेवीपीडी में हुआ करता था। बुला ले तो मैंने बोला सर मुझे काम चाहिए। तो ही टोल्ड मी यू आर ब्लडी स्ट्रगलर। तुम्हें क्या लगता है तुम स्ट्रगलर तो मेरे सामने ऐसा बैठ सकता है क्या कोई? गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। आई लेफ्ट बिकॉज आई हैड टू डू आई वांटेड टू डू बिग बॉस। अच्छा, बिग बॉस इन एंडेमॉल एंडेमॉल इन 2014। तो मैंने बिग बॉस 2 दिन के लिए किया और फिर मुझे निकाल दिया। क्यों? ऑफ कोर्स वही है, कुर्सी की जय भाई, उस पे बैठने वाले की जय नहीं है। बैकग्राउंड कोई प्लानिंग नहीं है, मैं सोच के कुछ और गया और सीधा ऑन द स्पॉट बोला कि ये लो, ये रीस्क्रिप्ट, जाओ ये प्रोड्यूस करो। सेक्स देखना और सेक्स शूट करना, क्योंकि मैंने दोनों चीजें की है, मैं जमीन आसमान का फर्क है। यू आर टिटिलेटेड व्हेन यू आर वॉचिंग इट, बट यू आर नॉट टिटिलेटेड व्हेन यू आर शूटिंग इट। दोनों एक्टर्स को, मेल फीमेल को बिठाया जाता है और व्हाट यू कैन टच, व्हाट यू कैनॉट टच, where you have to stop, where you can go, where you cannot go, across the table बैठ के डिस्कस किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। इट इज़ वेरी मैकेनिकल, उसमें कोई इमोशन, कोई फीलिंग नहीं होती। तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी स्किल्ड जॉब, हर किसी के बस का नहीं है उसको डिज़ाइन करना। एक एरोटिक सीन का बिहाइंड द सीन्स देख लिया तो आप एरोटिक सीन में आप अराउज कभी होने ही वाले नहीं हो, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, कैसे हुआ है। एक लेवल के बाद ना आपकी सीवी आपको काम नहीं दिलाता, आपको काम ये दिलाता है कि आप किसको जानते हो और किसको नहीं जानते। जॉब थी, सैलरी थी, हाँ, पैसा था, हाँ। और साथ में बॉलीवुड आपके पीछे आने वाला था। बॉम्बे में कहूँगा मुनीश एक ऐसा शहर है जहाँ इतनी भीड़ है लोगों की, पब्लिक इतनी है, लेकिन पूरी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आप भीड़ में बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो। मेरा नाम है मुनीश, एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और जैसा कि ये एपिसोड चल रहे हैं, जितने मेरे ज़िंदगी में मेंटोर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो टीवी लाइन से हो, वो सब इस शो में इनिशियल 5 या 6 एपिसोड्स में आएंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है, मेरे एक और गुरुजी, मेरे एक और मेंटोर आशीष लाल जी। थैंक यू जी। जर्नलिस्ट भी आ चुके हैं, पत्रकार भी आ चुके हैं, बड़े बड़े पत्रकारों के साथ काम कर चुके हैं, उनके बरकत है तो, या और भी बड़े बड़े चेहरे, उनकी मीटिंग्स, उनके साथ बैठना उठना, उसके बाद टीवी लाइन, टीवी के बाद फिल्म्स, अब डायरेक्शन ऑल्सो। जी, मैंने एक्चुअली आई स्टार्टेड एज मैं जब कॉलेज में था तो मैं थिएटर किया करता था एक्टिवली, और उसके बाद मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था। संजय खान एक सीरियल बना रहे थे उस टाइम पे, 1857 गदर। तो उस टाइम पे मेरे क्या कहते हैं, मदर को थोड़ा वरी होने लग गया कि ये मेरा लड़का बिगड़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का और टेलीविजन का माइंडसेट थोड़ा जैसा आज के टाइम में क्रेडिबिलिटी है, ओपननेस है, वैसी नहीं थी। तो उनको लगा कि ये बिगड़ जाएगा एंड यू नो आई शुड कॉल हिम बैक। तो शी काइंड ऑफ पुश्ड मी टू कम बैक टू लीव दैट जॉब एंड जॉइन एनडीटीवी। सो उस वजह से मेरी एनडीटीवी में एंट्री हुई। बॉलीवुड में ही मुझे इंटरेस्ट था उस टाइम से भी। तो जब मेरा टाइम खत्म होता तो मैं एक्स्ट्रा टाइम में वो बॉलीवुड डेस्क पे बैठ के बॉलीवुड की वो धीरे धीरे अपने आप को ना थोड़ा पुश करता रहता था कि मुझे किसी तरह बॉलीवुड में एंट्री मिल जाए, वो एंटरटेनमेंट डेस्क में। मेरा भी अपना यही है कि जब मैं डे नाइट से सफर शुरू किया था तो आई टोल्ड यू लास्ट इन द लास्ट पॉडकास्ट कि हाँ भैया, मेरे को न्यूज़ में डाला गया था और फिर मेरे को एंटरटेनमेंट आना था, तो 9 घंटे की शिफ्ट खत्म होती थी, तो मेरे पीछे ही बलप्रीत मैम का टेबल था, तो उनके पास जाके मैं भी ऐसे ही लग जाता था। हम सबने वही किया, इंटरेस्ट वहाँ पर था ना, इंटरेस्ट वहाँ पे था, तो वो करते रहते, तो उन लोगों को लगता था कि हाँ यार इस बंदे को एक कभी तो चांस देना चाहिए। तो वो था। तो उस बीच में फिर मैं बॉम्बे चला गया। वो बॉम्बे एज एन एक्टर गए? हाँ, नहीं, एज ए डायरेक्टर गया था मैं। जो मतलब मुझे जैसा मैंने कुछ देर पहले बोला कि मुझे संजय बंसाली के साथ काम करना था, और एनडीटीवी छोड़ के गया था, और वो भी मतलब बड़ा हीरो बन के गया था बोलने के लिए, यार मुझे दिल्ली में नहीं रहना और मुझे न्यूज़ नहीं करना, मैं तो एंटरटेनमेंट वाला हूँ, बॉलीवुड वाला हूँ, कुछ झंडे गाड़ के ही आऊँगा। तो वो सबको मतलब ना बाय बाय बोल के बड़े शान और शौकत से गया था मैं कि हाँ, मतलब पूरे उसमें एटीट्यूड में कि आई एम गोइंग टू बॉम्बे। और बॉम्बे जाके जो मेरी बैंड बजी, तो बॉम्बे में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बॉम्बे की स्ट्रगल का तो ऐसा है कि यू आर ऑलवेज, मतलब वो सिटी का ऐसा है कि उस सिटी में अगर आप अपने टर्म्स पे उस शहर पे जाओ तो बेटर है, क्योंकि अगर आप शहर के टर्म्स पे जाओगे तो वो शहर आपको खा जाएगा। ऐसा मतलब उस शहर की पेस ऐसी है, स्पीड ऐसी है, लाइफ ऐसी है। यू डोंट नो योर नेबर, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, टाइम इज एट अ प्रीमियम। मतलब आप देखो, एक सीलिंग पे 5 मिनट बजाने के लिए आदमी 50 रुपए दे देगा वहां पे,
मतलब ये वैल्यू है टाइम की वहाँ पे। तो वो और स्ट्रगल तो मैं कहूँगा हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि यू आर ऑलवेज अ स्ट्रगलर। तो मेरे को मालूम है जब इनिशियल डेज में 2010 में मैं आया था, कुछ सपना लेके आया था और अपना सपना बयां किया था कि मैं इस लाइन से जुड़ना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो बहुत सारे किस्से कहानियां बेसिकली इंडस्ट्री से जुड़े, बॉम्बे से जुड़े और सर से जुड़े और मेरे से जुड़े इस पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। पहले आता हूँ कि एनडीटीवी अगर 2001 की बात करी जाए तो सारे ब्रांड्स में एक एनडीटीवी अलग से चमकता था। तब एनडीटीवी चैनल्स भी लॉन्च नहीं होते, तब हम स्टार न्यूज करते थे। हाँ, हाँ। तो एनडीटीवी में जो आपका 1 साल था विद सो मेनी स्टार्स, बरखा दत्त, अर्नब और कौन-कौन थे आपके राजदीप थे। अच्छा, ये सारे मतलब जो टॉप के जी आजकल जी, एंकर। आजकल जो पंकज पचौरी थे, हाँ, हाँ। ये सब जो एंकर्स या जो भी होस्ट हैं, ये सब थे वहाँ। तो इन सबको मैंने बहुत क्लोजली काम करते हुए देखा है, इन सबको ऑब्जर्व भी किया है। और मतलब बरखा तो खैर बरखा है, वो तो सारी उस टाइम हीरोइन थी मतलब वहाँ हाँ, पर। मतलब वो कारगिल के बाद तो वो कारगिल आई थिंक वाज इन 99, राइट? सो आफ्टर हर कारगिल थिंक तो शी ओवरनाइट बिकेम वेरी वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर। और उसका काम करने का तरीका उल्टा था, मतलब वो सोती नहीं थी। वो अच्छा। पूरी रात, मतलब पूरा ऑफिस खाली हो जाएगा, आप रात को 2 बजे भी ऑफिस आओगे तो वो ऑफिस में बैठी हुई दिखेगी। आप सुबह 6 बजे भी ऑफिस आओगे, मॉर्निंग शिफ्ट वाले जब आएंगे तब भी वो ऑफिस में बैठी हुई अरे दिखेगी। बरखा दत्त उस टाइम बरखा पे, वो ये इस 2001 की बात कर रहे हो हाँ, वो हैं? इस तरह का, मतलब उसका वर्क स्टाइल, आई थिंक शी एट दैट टाइम शी यूज्ड टू स्लीप वेरी लिटिल। फॉर हर आई थिंक स्लीपिंग वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो शी यूज्ड टू ऑलवेज बी इन ऑफिस, और यू विल फाइंड हर मे बी स्लीपिंग इन अ कैबिन ऑन अ काउच और ऑन द, और या ऐसे सर रख के सो रही है, मतलब वो ऑफिस में ही सोती थी और कॉफी पीती रहती थी, और मतलब काफी बहुत बहुत वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। तो वो मतलब दिखता था कि भाई ये कुछ बाकियों से हट के है। हाँ, और हाँ। राजदीप की मैं बात करूं तो राजदीप तो बड़ा मतलब कैजुअल किस्म के आदमी थे, शर्ट हमेशा बाहर, बटन हमेशा खुले हुए। इनफैक्ट वो तो राजदीप के तो ऐसे ऐसी भी चीजें हैं कि वो न्यूज जब एंकर करता था तो नीचे शॉर्ट्स पहने होते थे उसमें, ऊपर कोट शर्ट और कोट पहन के। हाँ, हम लोग को पता होता है कि शॉर्ट्स में आके बैठे होते, शॉर्ट तो यही आता है, आपको नहीं पता नीचे क्या पहना हुआ है। तो राजदीप इतना कूल किस्म का आदमी था, मतलब रिलैक्स्ड आदमी था बिल्कुल। तो एनडीटीवी का जो एटमोस्फेयर था ना काम करने का, दैट वाज अ तो वेरी उस टाइम स्टार न्यूज़ चल रहा था ना? स्टार न्यूज चल रहा था। एनडीटीवी वाज अबाउट टू लॉन्च विद 24/7 इन इंडिया। तो अर्नब उस टाइम पे राजदीप का जूनियर हुआ करता था। अच्छा। हाँ, तो राजदीप जो था, राजदीप हीरो था और अर्नब सेकंड लीड हुआ करता था। तो हर किसी का टाइम होता है, टाइम टाइम की बात है। उस टाइम राजदीप का टाइम था, तो अर्नब का टाइम नहीं था। राजदीप ने एनडीटीवी छोड़ा क्योंकि राजदीप को ऑफर, ये सीएनएन आईबीएन चैनल लॉन्च हो रहा था और उन्होंने राजदीप को मतलब पूरा दावेदार बना दिया उसका। मतलब राजदीप बिकेम व्हाट डॉक्टर रॉय वाज टू एनडीटीवी। तो राजदीप जब वहां गया तो उसके बाद एनडीटीवी काफी, मतलब क्योंकि काफी लोग चले गए उसके साथ, जो काफी लोगों को उसने खींच लिया, पोचिंग कहते हैं जैसे। तो उसके बाद एनडीटीवी और उसके बाद अर्नब फिर हीरो बन गए। वहां से अर्नब की जर्नी शुरू हुई। जब राजदीप हटा और सीएनएन आईबीएन लॉन्च हुआ तो अर्नब एनडीटीवी का स्टार बन गया। फिर जब टाइम्स नाउ लॉन्च हुआ तो अर्नब वहाँ पर चले गए। वहां चले तो गए। स्विचिंग चलती रहती है। करेक्ट। तो वो उस टाइम पे दैट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम फॉर मीडिया बिकॉज इट वाज अ बूम। और दूसरी न्यूज रूम में क्या होता, न्यूज रूम में इज अ वेरी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट वहां पे, क्योंकि न्यूज उस टाइम पे, अब तो न्यूज नहीं रही है और जर्नलिज्म नहीं रहा। तो लेकिन उस टाइम पे जब जर्नलिज्म था और रिपोर्टिंग थी, तो इट यूज्ड टू बी अ वेरी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट। तो आपको ये बहुत कॉमन होता था कि न्यूज रूम में चिल्लम चिल्ली हो रही है और शाउटिंग, एंगर, टैंट्रम्स, लोगों के ड्रामाज, कैट फाइट्स, ये सब चीजें न्यूज रूम में होती थी। हम देखते थे, मतलब जिन लोगों की आप बात कर रहे हो इनको हमने गाली देते हुए, झगड़ा करते हुए ये देखा है। नॉर्मल होता था। नॉर्मल होता था, नॉर्मल। वो नॉर्मल दैट इसको आप कह सकते हो इट क्रिएटिव, जिसको हम अब कहते हैं कि क्रिएटिव डिफरेंसेस या क्रिएटिव डिस्कशन, वो उधर नॉर्मल होता था। मतलब आपको राजदीप की चीखने की आवाज आती थी, आधे आप एक कोने में एडिट कर रहे हो, आप राजदीप चीख रहा है, आपको समझ हो गया कि कुछ तो हुआ है। आजकल जो हो रहा है, आजकल तो जर्नलिज्म खत्म हो चुका है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया कि नाउ इट इज ऑल पेड। इट्स लाइक अ एडवर्टाइजर फंडेड प्रोग्राम, एएफपी जिसे कहते हैं। एक रिपोर्टर और जर्नलिस्ट में क्या फर्क है मैं आपको बता रहा हूँ। रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट करना, फैक्ट रिपोर्ट करना। जर्नलिस्ट का काम है अपना ओपिनियन देना कि उसका टेक क्या है। रिपोर्टर अपना टेक नहीं देता, रिपोर्टर सिर्फ फैक्ट रिपोर्ट करता है। तो अब दोनों ही खत्म हो गए हैं, ना जर्नलिस्ट बचे हैं ना रिपोर्टर बचे हैं। एक यूथ, एक 24-25 साल का लड़का जो एनडीटीवी में इतने बड़े ब्रांड के साथ ट्राई रन कर रहा है, इतने बड़े चेहरों के साथ ट्राई रन कर रहा है, तो एनडीटीवी एक ब्रांड बनने जा रहा था, लेकिन उस ब्रांड को छोड़ के हाँ, तो सल जो फिर क्योंकि क्योंकि मेरे को वो कीड़ा इतना था फिल्मों का, और मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार मैं तो डायरेक्टर बन जाऊंगा, और मुझे मुझे एक्टर है नहीं, डायरेक्टर। डायरेक्टर बनना था मुझे। एक्टर नहीं करेक्ट, बनना एक्टर था। नहीं बनना क्यों? था।
एक्टिंग इसलिए नहीं कर रही थी मुझे क्योंकि मुझे एक्टिंग, जबकि मैं थिएटर बहुत एक्टिवली करता था, अभी भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, लेकिन एक्टिंग मुझे इसलिए उस टाइम पे नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि एक्टिंग की कोई इज्जत नहीं थी उस टाइम पे। तो आप किसी को बोलते थे, जैसे अब आप बोलते हो आप एक्टर हो, तो आप प्राइड है उसमें लोग, और लोग उसको मानते भी हैं वर्थ। पहले अगर एक्टर बनने जाना तुझे, मतलब चूतिया योग आदमी है, समझ रहा है, जो मतलब ऐसा समझा जाता था। और आप अगर किसी टेक्निकल उसमें जाओगे, तो अगर आप कैमरा कर रहे हो या आप डायरेक्टर हो, तो लोग बोलते थे कि हाँ भाई ठीक है, एटलीस्ट देयर इज सम स्किल टू इट। एक्टिंग को स्किल नहीं माना जाता था उस टाइम पे। तो मेरा काफी बेंट ऑफ माइंड डायरेक्शन की तरफ चला गया था। मतलब मैं बुक्स वुक्स भी पढ़ता था डायरेक्शन की। बॉम्बे जाते ही सबसे पहले आपको काम क्या मिला? बॉम्बे जाते सबसे पहले मुझे काम कुछ नहीं मिला। मैं सीधा बैग लेके बॉम्बे चला गया था, और मैं कोल्ड कॉल्स करता था लोगों को। एक डायरी थी मेरे पास, डायरी में सबके नंबर थे। तो मैं बॉम्बे में जाता था, 10 12 15 1 रुपए के सिक्के लेके बूथ पे जाके सिक्के डाल डाल के सबको कोल्ड कॉल करके फोन करता था कि मुझे काम चाहिए, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपके साथ काम करना है। मुझे कहीं काम नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, मतलब दिस इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इनटू, एंड वंस यू ब्रेक इन, वंस यू बिकम एन इनसाइडर, then it becomes easy for you. But to put your foot into the door, like any place, it's very difficult. They are not very welcoming of outsiders. It's a very closed cabal. तो वो कोई ना कोई जान पहचान, कुछ ना कुछ चाहिए आपको, कोई सिफारिश, कोई जान पहचान, कुछ, या तो फिर आप बड़े खूबसूरत किस्म के आदमी हो जो मैं नहीं हूँ, तो आपके पास क्या है जो आप उनको ऑफर कर रहे हैं। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी एक कॉलेज में एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ ड्रामेटिक सोसाइटी में, जिसका मेंबर था मैं, ड्रामेटिक से, उसमें मेरे साथ वो थी। तो मैंने उससे एक दिन अपनी प्रॉब्लम बताई यार कि आई थिंक आई एम गोना गिव अप नो, मेरे से नहीं हो रहा है, और ये वो। तो शी टोल्ड मी दैट आशीष, अगर तुम अलग किस्म के होते कुछ, तो मैं तुम्हें शायद राजश्री में ही रख लेती। लेकिन शी वाज अ पार्ट ऑफ राजश्री। हाँ, लेकिन तुम्हारा नेचर जिस तरह का है और तुम्हारी आदतें जिस तरह की है, तुम राजश्री में फिट नहीं हो पाओगे। वो जो आप फिल्मों में जो राजश्री दिखाते हैं, वो उन एक्चुअल फैमिली में वो ऐसी ही है जो आप हम आपके हैं कौन में, या मैंने प्यार किया, ये जो भी उनकी फिल्में हैं, हम साथ साथ हैं, देखते हो, दैट इज नॉट फिक्शन, दैट इज हाउ दे आर। तो वो उसने मुझे बोला कि यार तुम यहाँ फिट नहीं होगे, तो मैं तुम्हें बेला से मिलवा सकती हूँ। मुझे पता नहीं था बेला कौन है। मैंने कहा कौन है? कहती है बंसाली की बहन है। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा ये तो मतलब जैकपॉट है, मुझे चाहिए ये। तो मैं बेला से मिला। बेला और मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई। मैं 2-3 बार बेला से मिला। तो मैंने उसके साथ फिर अदनान सामी के 2 म्यूजिक वीडियो किए, और उसकी फिल्म शुरू हो रही थी अदनान के साथ ही। वो फिल्म पे मैं उसका असिस्टेंट होने वाला था, लेकिन वो फिल्म शुरू नहीं हुई। आफ्टर विच द अदर पर्सन आई वाज फैसिनेटेड विद वाज मधुर भंडारकर। तो फिर मैं मधुर के पीछे लग गया था, लेकिन मधुर के साथ मुझे काम उस टाइम पे नहीं मिला। आई थिंक तब मधुर की चांदनी बार आ चुकी थी, और आई थिंक पेज 3 भी आई थी। तो मुझे लगा कि मधुर के साथ काम करना है। मधुर ने मुझे काम नहीं दिया, और फिर मेरे पैसे खत्म हो गए। तो फिर मैंने मतलब मुझे रहना मुश्किल हो गया। मैं एक रूम में रहता था जिसमें सिर्फ एक बेड और एक बाथरूम हुआ करता था। तो इस वजह से मुझे खुद फील हुआ कि यार ये रोड टू डिजास्टर जा रहा है। मैं नेक्स्ट डे महेश भट्ट के ऑफिस चला गया, जो जेवीपीडी में हुआ करता था। अच्छा। मैं महेश भट्ट के ऑफिस चला गया। मैं उधर रिसेप्शन पे गया। मैंने बोला मैं एनडीटीवी से आया हूँ, मुझे महेश भट्ट से मिलना है। तो उसने कहा, उसने महेश भट्ट को फोन किया कि एनडीटीवी से आए मिलने। महेश भट्ट ने बुला लिया कि हाँ बोलो, किस सिलसिले में, क्या है। मैंने कुछ बोला, कुछ पूछा होगा किस सिलसिले में, मुझे याद नहीं। बुला लिया। तो मैंने बोला सर मुझे काम चाहिए। तो ही टोल्ड मी यू आर ब्लडी स्ट्रगलर, यू आर अ लायर। तुम काम मांगने आए हो और तुम यू आर अ ब्लडी स्ट्रगलर एंड तुम झूठ बोल रहे हो मुझे। मैंने ऐसा बोले? बोल रहा मैं एनडीटीवी में था, तुम थे, तुम हो नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम स्ट्रगलर हो, तो मेरे सामने ऐसा बैठ सकता है क्या कोई? बहुत बुरी तरह से बात की थी, मतलब चिल्ला के। हाँ, चिल्ला के बात की थी कि इतना आसान है कि तुम यू कैन वॉक इनटू माय ऑफिस एंड कम एंड सिट इनटू माय कैबिन लाइक दिस एंड मीट मी विदाउट अपॉइंटमेंट एंड यू आर अ ब्लडी स्ट्रगलर, गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। तो मेरा काफी मतलब मुझे लगा यार ये क्या करूं मैं, ये क्या हो गया रहा है। तो इस वजह से मैं वापस आ गया दिल्ली। तो मैंने एनडीडी में भी फिर 0 से शुरू किया, फिर 35 से ही शुरू किया मैंने, जहाँ पे मैं छोड़ के गया था। तो उस टाइम पे उन्होंने ये अपना एक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम था एनडीटीवी इमेजिन। तो जो मेरी एंटरटेनमेंट डेस्क में जो मेरी इमीडिएट बॉस थी, उनका नाम था सोनाल जोशी। तो सोनाल को दिल्ली से बॉम्बे ट्रांसफ़र कर दिया गया इमेजिन में। तो जब वो बॉम्बे गई तो कुछ दिनों बाद उनका मुझे कॉल आया कि क्या तुम यहाँ आ सकते हो। अरे वाह। और इमोशंस में आके मैं बॉम्बे चला गया वापस 2008 में। इस टाइम आपके पास जॉब थी? हाँ, एनडीटीवी 2008 की बात है, राइट? 7 या 8 की। 7 या 8 की। इस टाइम जॉब थी, जॉब थी, सैलरी थी, हाँ, पैसा था। हाँ।
और साथ में बॉलीवुड आपके पीछे आने वाला क्योंकि था। वो चैनल लॉन्च कर रहे थे जिसका नाम था इमेजिन शोबिज, वहाँ काम किया तो वहाँ पे मेरा फिर बॉलीवुड के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेस हुआ। आपकी बात करें तो वो एरा एनडीटीवी का बैच लेके अब तो महेश भट्ट साहब ने आपको फिर नहीं बोला, अब तो आप ऑफिशियली जा नहीं, सकते उसके बाद एक किस्सा ये हुआ था कि मैं एक दिन मधुर के साथ बैठ के चाय पी रहा था। एक इंटरव्यू मैंने मधुर के साथ किया, उसको उसने कहा यार आशीष चल चाय पीते हैं यार। मैंने कहा चलो। अच्छा, जिनके साथ मिलना मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम पे मैंने मधुर से कहा, मैंने कहा यार मैंने ना एक बार यार तुझे बड़ा एक टाइम पे अब मैं तू बहुत आगे थे, अब हाँ दोस्त मैंने बन गए थे। हाँ मैंने मतलब कहा ये ना बेसिकली बॉलीवुड का ये है कि पहले जिस स्ट्रगलर को बिठाने में भी डरते थे या बात करने से भी डरते थे, अब उसके पास भैया एक प्रेस का कार्ड आ चुका था, एक बड़ा चैनल था। अब जहाँ पर इनको एंट्री नहीं मिल रही थी वहाँ पर अब तू दोस्त बन चुके थे स्टार्स। वही तो होता है। ये थोड़ी कड़वी सच्चाई भी है बेसिकली ऑफ बात करें कोर्स तो। वही है, कुर्सी की जय है भाई। कुर्सी की जय है, तो मतलब उस पे बैठने वाले की जय नहीं है, कुर्सी की जय है। हाँ, हाँ। तो मैंने उसको बोला मधुर को ये चीज, मैंने कहा यार मैंने बड़े पापड़ बेले यार तुझसे बात करने के लिए। कहा, कभी यार तू फोन कर दिया कर यार तू क्या मैंने कहा नहीं अभी की बात नहीं कर रहा मैंने कहा एक टाइम पे मुझे काम कर रहा था। अच्छा तूने फोन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा यार। मैंने कहा आपको इतने लोगों के फोन आते हैं, आपको क्या याद होगा यार? ऐसे कैसे हो सकता है कि आशीष ने फोन किया और मैंने फोन ना उठाया हो? तो उसके बाद 1 साल तक यू आर बिहाइंड द कैमरा, जो मैं बता देता हूँ चैनल में। जब आप कोई चैनल जॉइन करते हैं तो एक तो बिहाइंड द कैमरा यानी कि आप प्रोड्यूसर होते हैं किसी शो के। आपको एक शो दिया जाता है जिसमें आपको खुद फेस नहीं करना, मतलब आप एंकर नहीं हो लेकिन आपको पीछे से वो शो प्रोड्यूस करना है। आप शो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मतलब चैनल में डायरेक्टर। आपको स्टार को क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसा शो होगा, वो सारा आपके अंडर ही है, लेकिन आप कैमरे में नहीं आओगे, आप बिहाइंड द कैमरा रहोगे। और अगर आप प्रोड्यूसर और एंकर हो फिर ही आप कैमरे पे आते हो। तो वो 1 साल में मेरे को पीछे अभी रूम में बैठे थे, कुछ कहानियाँ सुनाई, वो सर से जानते हैं। तो 1 साल में हाँ क्या-क्या मतलब एंकर इज जस्ट लाइक इन इन फिल्म्स हाउ देयर इज एन एक्टर जो कैमरे पे दिखता है, तो जरूरी मतलब जरूरी नहीं कि जो एंकर कर रहा हो मेरी उसी उसी पोस्टिंग मैंने आपसे जब शुरू किया था तो प्रोड्यूसर कम एंकर था। मैं वही कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हाँ। जो एंकर कर रहा हो उसी ने शो बनाया हो। हाँ, हाँ। आप समझ रहे? प्रोड्यूसर शो बनाता है, एंकर शो सिर्फ होस्ट करता है। राइट, लेकिन राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि एंकर ही प्रोड्यूसर होता है, ऐसा भी बहुत, जैसा आप थे। हाँ वो इनकी बदौलत था, क्या क्या एक्सपीरियंस था वो भी बताएँगे। तो 1 साल वो किस्से थोड़े से बेसिकली 1 साल में बहुत सारे सितारों से मिले होंगे। कुछ किस्से कहानियाँ? एक बार मैं एक प्रेस जंकेट के लिए इजिप्ट गया था। फिल्म थी सिंग इज किंग, गाना शूट हो रहा था सिंग इज किंग का, वो जी करदा। और वो पिरामिड जो मम्मीज वाला जो पिरामिड है वहां पे एक गाना था, शायद वो शूट हो रहा। हाँ, मैं बता दूँ जो लोग देख रहे हैं जर्नलिज़्म में क्या होता है, जंकेट होते हैं, कॉन्क्लेव होते हैं। तो एक जर्नलिस्ट के पास ना एक प्रिविलेज भी होता है, अगर आप अच्छे न्यूज़पेपर या अच्छे टीवी चैनल से जुड़े हैं तो आपको खुद ही स्टार्स बुलाते हैं। प्रोड्यूसर आपका खर्चा बेयर करते हैं। वो चाहे आपको हो सकता है बॉम्बे बुला लें, हो सकता है आपको थाईलैंड बुला लें अपनी स्क्रीनिंग पे, हो सकता है अपने फ़िल्म सेट पे बुलाएँ। तो ऐसा मेरे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, एक आधा किस्सा मैं आपको सुनाऊँगा। लेकिन जंकेट की बात करें, अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं ना? अक्षय तो कुमार की फिल्म उन्होंने थी। बुलाया है इनको जंकेट में, इजिप्ट में। करेक्ट करेक्ट, तो उनकी फिल्म थी तो वो वहाँ इजिप्ट गए तो जंकेट पे जनरली मतलब लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मतलब प्रेस वाले जो जाते हैं वहाँ थोड़ा इंजॉय करने जाते हैं। लेकिन मैं जाते ही, क्योंकि मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैं बड़ी शिद्दत से काम कर रहा था वहाँ पे कि मतलब ये भी करना है, ये भी शूट करो, ये भी शूट करो। तो मैं उस वजह से मैं अक्षय कुमार की नज़र में आ गया। उसको लगा कि यार ये बंदा चारों में मतलब से बड़ा हाँ यूनिक सा मतलब है। ये एंजॉय नहीं कर रहा और ये मतलब बड़ा एक्टिव है। हाँ एक्टिव बंदा है, एनर्जेटिक बंदा है। तो मेरी उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो जब उनका इंटरव्यू करने में बैठा, तो जैसा आपने कहा, मैं कैमरे के पीछे सवाल पूछ रहा था हाँ, हाँ। उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इधर आओ, कुर्सी लेके मेरे साथ बैठो। अच्छा, यू वर टेकिंग इंटरव्यू, कैमरा पीछे था, पीछे से So I had a क्वेश्चन। list of questions. So I was sitting side of the camera and asking these questions. उनका शॉट लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला ए आप वो पीछे क्यों बैठा है यार, तू पीछे क्यों है? मैंने कहा सर मैं पीछे से ही पूछूंगा। नहीं 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 मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, कुर्सी लेके इधर आओ। मैंने कहा सर फिर तुम्हें कैमरे पे देखूंगा। हाँ तो मैं किससे बात कर रहा हूँ पता तो चलना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं तभी दूंगा, पहले इधर आके बैठो। तो दिस वाजंट अ प्लान्ड थिंग बिकॉज वी टू कम ऑन कैमरा यू नीड परमिशन फ्रॉम द चैनल, राइट? कि आपको अपने बॉस को बोलना पड़ेगा कि भाई मैं कैमरे पे दिखने वाला हूँ। बट उन्होंने बोला तो मैं आ गया और मैंने वो इंटरव्यू कर लिया। जब मैं लेके टेप वापस गया, और उनसे मेरी अच्छी उस टाइम पे दोस्ती हो गई थी। उनको मैं अक्की भैया के नाम से बुलाता था। इनफैक्ट अभी भी मेरे उनका नंबर मेरे पास अक्की भैया ही सेव्ड है। तो इस वजह से धीरे धीरे फिर क्या है कि मैं ये बाय चांस कैमरे के सामने भी आने लग गया था। बट नहीं, आई नहीं, बट चैनल ने ये नहीं बोला कि भाई ये कैसे आ गया यार? हाँ मैं उन्होंने पूछा मुझे, मैंने कहा कि आप पूछ लो अक्की भैया से। अब अक्की भैया ने बोला मैं बात ही तब करूंगा जब आप सामने आप बैठोगे।
तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं उनका इंटरव्यू ना लूं या सामने बैठ के ले लूं। अब आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो आप मुझे काट लीजिए, एडिट कर दीजिए, आप और क्या कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम हम एक ही कैमरा से शूट करते थे, तो मैंने उनके कुछ कटअवेज ले रखे थे उनके, जिन्हें हाँ, इंसर्ट कर सकते नॉडिंग हैं, एंड नॉडिंग पॉडिंग ये वो सब ले रखा था। तो मैंने कहा आप मेरे सवाल पे आप कट कर दो उन पे। तो ऐसे ऐसे स्टेपनी वाला काम किया मैंने एंकरिंग। तो मतलब एनडीटीवी 1 साल। आपको याद हो 2008 2009 में रिसेशन आया था, तो बहुत ले ऑफ्स हो रहे थे लोगों के। तो जब लोगों को निकाला जा रहा था एनडीटीवी से, तब मुझे एनडीटीवी में वापस लिया गया। अब मुझे बॉम्बे तो वापस बुला लिया, लेकिन मेरे लिए कोई काम ही नहीं था वहां पे, मैं बैठा रहता था। तो जब आदमी एक ऑफिस में बैठा हो और जहां सब काम कर रहे हो और आप काम ना कर रहे हो, तो आपका माइंड तो फक हो जाएगा ना। आप क्या करोगे? आप लोग देख रहे हो सब आपके अराउंड काम कर रहे हैं, आपके पास कोई काम है नहीं, क्योंकि काम है ही नहीं आपके लिए। तो वो फ्रस्ट्रेशन में मैंने फिर एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया। मतलब 2009 की बात होगी फिर ये। हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया और फिर मैंने शादी कर ली। उसी टाइम हाँ, रेजिडेंसी। मतलब नौकरी छोड़ के शादी कर तो ली। मैं ये आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है मैं भी समझ सकता हूँ। मेरा मेरा भी दौर ऐसा रहा था। चैनल था, न्यूज़ 18 था, उसमें भी ऐसा ऐसा हुआ था कि जो प्रोसेस में डाला गया था, एंटरटेनमेंट बंद कर दिया गया, या जो चल रहा था शो बंद कर दिया गया। उसके बाद आओ जी आके बैठो, पंच करो, चले जाओ, पंच बस करो, चले चले जाओ, जाओ। और फ्री की सैलरी मिल रही थी। तो मैं भी करेक्ट, फ्रस्ट्रेट हो गया था सर। मैं तो बिल्कुल। चंडीगढ़ रह के फ्रस्ट्रेट हुआ था। मैं बॉम्बे की किससे, मतलब बॉम्बे मैं समझ सकता हूँ, बॉम्बे तो वैसे ही डिप्रेशन को अट्रैक्ट करता है, चुंबक है भैया, हल्का-सा। 100%। मतलब वहाँ पर मैग्नेट है, जो मेरे को लगा। मैं भी बॉम्बे जब रह के आया था कि भैया अगर आप 6 महीने आइडल हो, और मेरे को तो पैसे भी मिल रहे थे, बॉम्बे आइडल रहने के पैसे भी मिल रहे थे। बॉम्बे मैं कहूंगा मुनीश, एक ऐसा शहर है जहाँ इतनी भीड़ है, लोगों की पब्लिक इतनी है, लेकिन पूरी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आप भीड़ में बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो। सो उसके बाद रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन दे दिया, शादी कर ली। मेरी वाइफ, एक्स वाइफ, अब चंडीगढ़ की थी। हाँ, हाँ। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ एक चैनल लॉन्च हो रहा है, कंवर संधू नाम के एक जर्नलिस्ट है, और एक चैनल लॉन्च हो रहा है यहाँ। तो शादी के बाद उसने मुझे बोला कि आप करना चाहोगे? मैंने कहा यार मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। कहती है नहीं, क्योंकि मुझे मेरी उनसे बातचीत चल रही है, तो आप एक बार मिल लो आके। तो मैं चला गया मिलने संधू साहब को। संधू साहब से मिला तो मैंने बताया कि भाई मैं कहाँ से हूँ, कहाँ का काम। तो उन्होंने कहा यार तुमने तो एनडीटीवी किया है, ये किया वो किया, तुम आओगे मेरे पास, करोगे काम यहाँ? मैंने कहा हाँ सर, मैं तो करना चाहता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। तो वो बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने मुझे कहा भाई कर लो ज्वाइन फिर आप। मेरे को याद है ड्राई रन में सर ने जॉइन किया था। फिर बलप्रीत मैम की टीम में जब मैं मैरी गोल्ड में लिया गया था, उस टाइम पे एंटरटेनमेंट शो में लिया गया था, तब मेरे को ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे वहाँ पर, इफ आई एम यस, नॉट रॉन्ग, राइट? एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हाँ, यस। तो वहाँ पर पूरे चैनल का दामोदार, मतलब क्या एग्जीक्यूशन जानी है, क्या ऑन एयर जाएगा, वो सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में थी। और मेरे को उड़ती-उड़ती खबर आई थी कि भैया एक फूड शो बनने वाला है और उसमें एक एंकर की तलाश हो रही है। एक एंकर को रखा जाएगा, एंड आई वाज़, जैसे आपने बोला, बिहाइंड द कैमरा। तो ऐसे किस्से मेरे साथ बहुत हो गए थे। हम ट्राई रन करते थे। मैंने एक आधी बार, अरुण भाई पीछे बैठे हैं, तो इनके साथ जाके वहाँ पर कौन-सा होटल था मैं भूल गया। वहाँ कहाँ गए थे हम, फूड शो में मैंने P2C दे दी थी, पीस टू कैमरा। तो उस टाइम मैंने ये बोल दिया था, अरुण भाई थे, मैं कहा भाई साहब ये फास्ट होगा। मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था टेक्निकली, वो तो हमने अब सीख लिया सारा, एडिटिंग से लेके सारी चीज़ें। तब मेरे को ऐसे फास्ट जाएगा और मैं एंड में ना बोलूँगा खाना खाना, खूब खाना, खाना खाना खाते कुछ भी, एक एंकर पीस टू कैमरा दूँगा और ये एंड में डल जाएगा। और वही ट्राई रन में मैंने वो डलवा दिया। डलवाने के बाद वही पोस्टमार्टम हुआ, जब देखा गया सारी टीम ने, तो मेरे जो सीनियर थे वो चिल्लाते हुए, "मनीष, पीस टू कैमरा कैसे दिया?" मैंने कहा यार मैं शायद एंकर नहीं बन सकता, ये क्या बन सकता हूँ। बट मेरे को पता लगा था, उड़ती-उड़ती खबर आई थी कि हाँ भैया आशीष लाल जी एक एंकर की तलाश कर रहे हैं। तो मैं सर के पास पहले दिन गया। मैं कहा सर आप एक फूड शो बनाने वाले हो, मेरे को एंकर ले लो। तो ये कंटीन्यूअस, मतलब 5 या 6 दिन हो गए थे। मैं कहा सर मैं ऑडिशन दे देता हूँ। वो देता हूँ, आप ऑडिशन तो लेके देखो, मेरे में शायद कैलिबर है एंकर बनने का। हाँ, तो सर ने क्या बोला था राइट। कि आई नो कि तेरे ऊपर कि यकीन कोई करता नहीं है। आपने अंग्रेजी में कुछ बोला था, बट हाँ, मैं अपने रिस्क में तेरे को पहला एपिसोड ड्राई रन करते हैं। अगर अच्छा, पायलट बनाया था मैंने पहले पायलट एपिसोड। पायलट बनाते हैं, अगर अच्छा गया तो आगे चलेंगे, वो नहीं गया तो वो पायलट खल्लास। इसलिए भी बनाया था मैंने, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों को दिखाना था कि आप कर सकते हो। मेरे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे उस टाइम पे जो नहीं चाहते थे कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये आपकी बड़ी बोर्ड मीटिंग्स में होता होगा, हाँ, वो राइट? मीटिंग्स में कि ये फूड स्ट्रीट वाला, स्ट्रीट फूड का एक शो करना है और इसके लिए एक नया एंकर चाहिए। तो
तलाश हो रही थी कि किसको लिया जाए, किसको चांस दिया जाए। सब बाहर न्यूज रूम पे बैठे रहते थे लोग, तो मेरी नजर शायद आप पे पड़ी थी या मैंने कुछ ऑब्जर्व किया था या कुछ देखा होगा मैंने उस शायद टाइम पे। 3-4 बार बोला था शायद आपको हाँ, उस टाइम पे। तो मेरे माइंड में होगा, तो मैंने आपका नाम सजेस्ट किया था उस मीटिंग में, तो जिसपे बहुत सारे लोग उस मीटिंग में जो मौजूद थे, जिनके नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग थे उस मीटिंग पे जो बैठे थे, जिन्होंने बोला कि तुम पागल हो गए हो, कि हिम पागल हो गए क्या, वो कहाँ से कर सकता है, मतलब वो तो नॉन सीरियस बंदा है और उसके तो मतलब टैलेंट ही नहीं है, उसमें स्किल ही नहीं है, वो तो साला जो करता है वो नहीं संभाल पाता, वो कैसे करेगा। और मतलब फिर संधू साहब भी डॉट में आ गए, हाँ यार तुम इतने लोग बोल रहे हैं तो उनका, अब इतने लोग बोल रहे हैं, पंचों की राय जब होती है और पंच जब बोल रहे हैं कि नहीं ये है, तो संधू साहब ने बोला भाई आर यू श्योर कि ये लड़का तुम इसी के साथ करना चाहते हो। तो मैंने कहा सर अब आप सब लोग इतना बोल रहे हो तो फिर ठीक है, एक पायलट बनाता हूँ मैं, आप देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता ही चल जाएगा, मैं एक पायलट बना लेता हूँ इस लड़के के साथ। नो बट यू आर कन्विंस्ड, मैंने कहा आई एम कन्विंस्ड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, so to convince, but I will not do it if you are not convinced. I am convinced, but I will not do it if you are not convinced. So to convince you, I will do a pilot with him. You see the pilot. If you think he's not good, we'll get somebody else. A lady. Then there was a lady who we were considering to, जिसका भी हम उसका भी नाम मैं नहीं लूंगा, but who we were thinking of taking. तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने आपके साथ, ऑब्वियसली हम वहाँ शायद सेक्टर 17 में या कहीं शूट करने गए थे। मेरे को कौन सी है याद वो शॉप जो बहुत मेरे को फेमस याद है? है सर आए थे मेरे पास। छोले भटूरे वाली शॉप हाँ, कौन सी फेमस है, क्या सिंधी नाम है? स्वीट्स। सिंधी स्वीट्स। हाँ हाँ, मेरे को याद है सर आए थे। ओके मनीष, आई एम गिविंग यू अ चांस, वी आर डूइंग अ पायलट विद यू, बस थोड़ा रिसर्च शुरू कर लो, वी नीड 3 आउटलेट्स, 3 फूड जॉइंट्स करेंगे हम, एक एक से 3 सेगमेंट का शो बनाएंगे। जो भी कोचिंग वोचिंग थी इन्होंने मेरे को दी, ये आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, अगर हार्डवर्क होगा अच्छा करोगे तो आप एंकर बन जाओगे, अदरवाइज ठीक है ड्रॉप अ चांस, आप बिहाइंड द कैमरा ही रहोगे। तो वो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे आपके लिए अक्षय कुमार के टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी थी। मैं क्या, अब अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, सर का आशीर्वाद आ चुका है, रिसर्च, 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 एक अच्छे बच्चे की तरह जो सर ने समझाया वो सारी किया, और हमने पायलट सिंधी स्वीट, फूड स्ट्रीट और एक और 3-4 फूड जगह हमने स्ट्रीट भी लिया गए थे था। हम, करेक्ट, हमने पीजीआई के 3-4 जगह सामने। ली थी और उसके बाद एपिसोड हमने बना दिया। हाँ, एपिसोड हमने एडिट किया, मैंने अंदर दिखाया और सब चुप हो गए उसके बाद। संधू साहब ने बोला गो अहेड। तो फिर इस तरह मतलब आप लोगों की बदौलत बेसिकली आप टैलेंट देखते हो, उसके बाद टैलेंट को आगे ग्रूम किया जाता है, तो आपकी बदौलत आज एंकर बना हूँ और आज खुशनसीबी है कि सेकंड एपिसोड आपके साथ कर रहा हूँ। और ये कुछ पात्र हैं जो ज़िंदगी के साथ जुड़े थे, जिन्होंने साथ दिया था। तो आपका डे एंड नाइट की जर्नी बात करते हैं, कुछ किस्से कहानियाँ याद है? डे एंड नाइट, अपार्ट फ्रॉम मी। हाँ नहीं, किससे कहानियां यही है कि डे एंड नाइट में आई वाज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, बिकॉज मुझे क्या कहते हैं, मैं क्योंकि बॉम्बे से आया था और वहाँ काम किया था, उधर का वर्क कल्चर और यहाँ का वर्क कल्चर जमीन आसमान का फर्क, एक मिसमैच होता था मेरे को बहुत स्टार्टिंग में, बहुत टाइम लगा चीजें समझने में, लोगों के साथ भी काम करने में, टीम के साथ भी, भले वो चाहे वो एडिटर हो चाहे वो कैमरामैन हो, मुझे सब स्लो लगते थे यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये उठा के कैमरा भाग क्यों नहीं रहा, ये एडिट कट क्यों नहीं मार रहा फटाफट, ये किसकी वेट, मतलब क्या सोच रहे हैं ये लोग, सबकी स्पीड स्लो लगती थी मुझे। फिर धीरे 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 मुझे मतलब रियलाइज, एक डॉन हुआ कि यार ठीक है, द प्रॉब्लम इज नॉट विद देम, द प्रॉब्लम इज विद मी। तो फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को मैंने थोड़ा स्लो करना शुरू किया, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी शुरू की। जो डे एंड नाइट वाज अ वेरी गुड टीम, एक से एक हीरे थे सब। आई थिंक आई लास्टेड इन डे एंड नाइट न्यूज फॉर मे बी 9 months। उस टाइम पे मुझे चंडीगढ़ से बिल्कुल वो हो गया था, मतलब माइंड ऑफ हो गया था मेरा, मैं कुछ भी करके निकलना चाहता था यहाँ से। अगेन वेंट बैक टू बॉम्बे। Went back to Bombay, and when I went back to Bombay, the moment I landed in Bombay and I started working in Bombay again, मुझे चंडीगढ़ ऐसा याद आया और ऐसा मुझे बॉम्बे गंदा लगा उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे मुझे चंडीगढ़ की आदत इतनी लग गई, क्योंकि वहाँ मुझे इतना ही गंदा लगता था। लेकिन बॉम्बे में जैसे मैं घुसा, मेनली बॉम्बे में ना घर बड़े छोटे होते हैं, यहाँ देख रहे हो कितने बड़े बड़े सीलिंग्स ऊंची घर बड़े, बॉम्बे में आप घर में घुसोगे घर खत्म हो जाता है। तो अब चंडीगढ़ 9 महीने रहने के बाद मुझे बड़े घर की आदत, बड़े कमरों की आदत हो गई। अब बॉम्बे में जब आपके जो भी बैंड्रा में मैंने जो फ्लैट लिया वो तो चला घुसते ही खत्म हो गया, तो मुझे लगा यार ये मैं कहाँ आ गया, मतलब सड़कें चौड़ी चौड़ी नहीं है, घर छोटे छोटे हैं, खाना वैसा नहीं मिल रहा, शराब इतनी सस्ती थी यहाँ इतनी महंगी है। आप समझ रहे हो, ये सब चीजें सब मुझे छोटी छोटी करके ना चीजें
चंडीगढ़ की अच्छी लगने लग गई थी उस टाइम तक। एनडीटीवी ने मुझे वापस बुलाया एक शो बनाने के लिए जिसका नाम, जो फारूक शेख शो करते थे, जीना इसी का नाम है। तो उस टाइम पे उन्होंने, तो उनको कोई चाहिए था बनाने के लिए। तो मेरे एक सीनियर कलीग थे, प्रशांत। प्रशांत जो हाँ, अभी भी मेरे एंकर है। अभी भी एंकर है जो एनडीटीवी इंडिया में, प्रशांत सिसोदिया। उनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात आज भी हैं और पहले भी थे। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था वहाँ पे। तो वो शो हमने बनाया, उसमें एंकर थी रवीना टंडन। अच्छा। हाँ, तो उस शो की एंकर रवीना टंडन थी। वो शो हमने यशराज स्टूडियो में शूट किए थे, 13 एपिसोड, 13 एपिसोड्स का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ। तो वो पूरा शो मैंने प्रोड्यूस किया था। तो कोई किस्सा कहानी मतलब? वो एक बार क्या हुआ कि ये फिल्म सिटी में शूट करी थी रवीना, और मेरी एक्स वाइफ की मासी शायद कनाडा से आए थे, और वो लोग इसके बहुत बड़े फैन थे। और मेरा और रवीना का ना थोड़ा सा रिलेशन, मैं कहूँगा थोड़ा प्रोफेशनली थोड़ा फ्रिक्शन था, क्योंकि हम लोगों का डिफरेंसेस बहुत होते, क्योंकि मैं उसको कुछ बोलता था, वो कुछ और करना चाहती थी। तो उसका और मेरा, लेकिन कमांड आपकी सुनती थी। हाँ सुनती थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ सेट पे ना थोड़ा वो था, फ्रिक्शन था। तो जब इन लोग ने बोला, ये जो फैमिली है कनाडा से आई, कि भाई हमें तो रवीना टंडन से मिलना है और हम तो बड़े फैन हैं, तो मैंने उससे कॉल करके बोला, भाई ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो पॉसिबल है? कहती हाँ, मैं फिल्म सिटी में शूट कर रही हूँ, तू ले आ। तो मैं लेके गया वहाँ। तो मुझे लगा यार, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वहाँ। मुझे लगा यार, ये इसके साथ तो मेरी इतनी खास बनती है नहीं, मुझे लाइक नहीं करती, पता नहीं कैसे बिहेव करेगी और कैसे ट्रीट करेगी। लेकिन उसके जब वैनिटी में हम गए, तो वो बिल्कुल सुपर स्वीट, मतलब आप समझ नहीं सकते कि वो रवीना है। इतनी स्वीट और इतनी नाइस और इतनी, मतलब राजा की तरह उसने ट्रीटमेंट दिया कि मैं खुद शौक में आ गया। फोटो वोटो खिंचा रही है, चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे, ही हा, अरे ये तो मेरा बड़ा खास है। मैं मतलब मैंने कहा, मैं मन में सोच रहा हूँ, मेरी कब इतनी दोस्ती हो गई यार उससे, मुझे तो पता नहीं चला कि ये इतनी मुझे लाइक करती है। और जब वो लोग चले गए, सब हो गया, मैं बाद में उसकी वैनिटी में गया, तो फिर सेम उसमें, हाँ बोल क्या सोचा है, फिर अभी क्या करना है। अच्छा। मैंने कहा यार, इनफैक्ट मैंने, मेरे साथ भी बहुत सारे किस्से कहानी है एक्टर्स के साथ। ये बेसिकली हाँ ठीक है, दे आर इन अ प्रोफेशन, थोड़ा सा टोन्ड अप करना पड़ता है, थोड़ी टोन चेंज करनी पड़ती है। उसका, रवीना टंडन का मैं एक क्रेडिट उनको जरूर दूंगा कि शी इज द वन ऑफ द फ्यू एक्ट्रेसेस आई हैव सीन हु लुक्स बेटर विदाउट मेकअप। मतलब वो जितनी खूबसूरत बिना मेकअप के लगती हैं, हाँ हाँ। वो मेकअप में उतनी खूबसूरत नहीं लगती। वो ऑफ कैमरा बिना मेकअप के आप देखोगे, आप देखते ही रह जाओगे, इतनी प्रिटी है वो, उसका स्किन और उसकी राइट राइट, आई लुक। मेट, आई थिंक एक दो इंटरव्यूज किए मैंने उनके। या आई डिड 1 year, then I left because I wanted to do Big Boss. अच्छा, बिग बॉस Yeah, in एंड 20, मॉल। yeah, Endemol in 2014। तो मैंने बिग बॉस 2 दिन के लिए किया, और फिर मुझे निकाल दिया गया मुझसे। क्यों? क्योंकि मुझे उन्होंने लिया था वीकेंड का बार के लिए, एविक्शंस, जो सलमान सर करते हैं जो, तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली लिया गया था। लेकिन 2 दिन बाद चैनल ने कोई और बंदा भेजा, जो चैनल का बंदा था, और एंडेमॉल को बोला कि हमें ये चाहिए, और उन्होंने मुझे हायर किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि वी हैव नो ऑप्शन बिकॉज चैनल हैज सेट इसको लो, तो वी हैव टू लेट यू गो। तो मैंने कहा मुझे कहीं और डाल दो। तो उन्होंने बोला आपके लिए कहीं और जगह है नहीं हमारे पास, हमारी टीम पूरी तैयार है, आप जिस लेवल पे हैं, सीनियोरिटी लेवल पे, आपको वीकेंड का बार दे रखा है, कोई छोटी बात नहीं है, तो आपको हम कहाँ डालेंगे। क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें? हाँ, मतलब वीकेंड के जो सैटरडे संडे के एविक्शंस होते हैं, वो मेरे इंचार्ज, मतलब मैं वो वीकेंड एपिसोड मैं प्रोड्यूस कर रहा था, मुझे उसके लिए लिया गया था। लेकिन 2 दिन मैंने काम किया, और तीसरे दिन मुझे ओके टाटा बाय बाय बोल दिया गया। उसके बाद एक तो झटका लगा आपको इतनी सीनियर पोजीशन में आगे बिग बॉस से। झटके तो बहुत लगे झटकों मुझे। का दौर शुरू हो चुका था आपका बेसिकली जब आपने एनडीटीवी छोड़ा, चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ डे नाइट, फिर आ गया बिग बॉस। उसके बाद उसके बाद मैंने फिर एक ये प्रोडक्शन कंपनी ज्वाइन की थी वहाँ, राउडी रास्कल करके। वो लोग सावधान इंडिया प्रोड्यूस करते थे। बोला कि यार तुम सावधान इंडिया करोगे एज अ क्रिएटिव क्रिएटिव डायरेक्टर। राइट। तो मैंने कहा यार सावधान इंडिया तुमने देखा है? मैंने शो भी सीरीज भी नहीं देखी थी। मैंने कहा मैंने नहीं देखा है। तो मैंने कहा एक्चुअली अच्छा ही है, मैं नहीं देखता। और मैं, तो कहते हैं तुम एक एक एपिसोड करके देखो। तो मैंने एक एपिसोड बनाया सावधान इंडिया का, जो बना के मैंने। सो पहले ये बता दो, क्रिएटिव डायरेक्टर का एक सीरियल में क्या रोल होता है? क्रिएटिव डायरेक्टर इज बेसिकली द सेल्समैन, ही इज द फेस ऑफ द प्रोडक्शन हाउस। तो मैं स्टोरी लेके जाऊंगा चैनल को, 12 स्टोरी दूंगा। 12 स्टोरी में से उनको 12 की 12 तो पसंद आएंगी नहीं, वो उनको 4 पसंद आएंगी सोचो, और 6
वो बोलेंगे या 8 बोलेंगे मत, तो वो 6 स्टोरी जो पसंद आएंगी, अब वो 6 स्टोरी मैं राइटर को देता हूँ। अब वो मिर्च मसाला बना के वो कहानी बना देता है, फिर वो कहानी हम चैनल को जाके नरेट करते हैं, एक नरेशन देते हैं बाकायदा, विद स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स, साउंड, म्यूजिक, हर एक चीज मैं चूज पिक करता हूँ। क्योंकि जब भी कोई कहानी बनती है, तो अगर चैनल को उसमें कोई चीज अच्छी ना लगे, तो किसकी ली जाती है? क्रिएटिव डायरेक्टर की। वो किसी से पूछता नहीं, चैनल का फोन किसको आता है? क्रिएटिव डायरेक्टर को, कि आप जो सुना के गए थे और हमने जो अप्रूव किया, जो बन के आया है वो तो कुछ और ही है। हमें नहीं पता कौन डायरेक्टर, कौन प्रोड्यूसर, कौन क्या, हमें तो आप आए थे, हम आपको जानते हैं, तो आप आ जाइए अब जूते खाने। तो कितने एपिसोड किए सावधान के? बहुत है यार, मैं सावधान 2014 से 2018 तक किए हैं, 4 साल। मतलब लगातार 4 साल, मतलब बहुत सारे बना लिए और आपने। 2018 के तो बाद मैंने क्राइम पेट्रोल किया। आई थिंक आपने भी उस टाइम उस मैं आउटडोर उस में टाइम था, हाँ उस काम टाइम किया था। था आपने। उस टाइम मैंने दो काम भी एपिसोड किया था और कास्टिंग में भी थोड़ी हेल्प की दो थी आपकी। एपिसोड आपने खुद एक्टिंग भी की थी, एक्टिंग राइट? भी की थी, हाँ। क्या एक्चुअली वहां पे बॉम्बे में क्या है, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया दोनों है सिमिलर क्राइम शोज, हाँ हाँ लेकिन है बहुत अलग। क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्राइम पेट्रोल जो है, इट्स अ कंप्लीटली इन्वेस्टिगेटिव शो, इट्स अ पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, पुलिस पुलिस के पॉइंट ऑफ थ्रू व्यू चलता स्टोरी है, चलती हाँ। है, कैरेक्टर्स को और बनता मतलब। सावधान इंडिया जो है वो विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ विक्टिम हाँ फाइट बैक। सावधान इंडिया का जो थॉट है वो विक्टिम का थॉट है, विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं। स्क्रीन प्ले वाइज भी बहुत ये डिफरेंट काफी है चलते दोनों। थे ये शोज, एक मतलब टाइम पे इनका बहुत जमाना था, बहुत ज्यादा, जब मतलब ओटीटी आया तो ये सब खत्म हो गए। भारत का मतलब कोई शायद ही कोई उस टाइम पे कोई बंदा होगा जो मतलब घर बैठ के सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल ना देखता हो। एक टाइम था जब साथ साथ चलते थे, धीरे धीरे इनकी ऑडियंस कम होने लग गई क्योंकि ओटीटी बूम आ गया। ओटीटी आ गया। अब ओटीटी बूम आ गया तो एवरीबॉडी शिफ्टेड टू ओटीटी। तो जब ये ओटीटी बूम आया तो ये शोज का ना व्यूअरशिप कम हो गया, तो इनकी टीआरपी कम होने लग गई। तो धीरे धीरे ये शोज ना, इनका दम खत्म हो गया, बजट्स कम होने लग गए, और तो ये शोज फिर बंद हो गए। बॉम्बे में क्या है कि आप, क्योंकि ये एपिसोडिक क्राइम शोज, तो आपको एक ठप्पा लग जाता है। सब जगह टाइपकास्ट का प्रॉब्लम है ना, तो एक ठप्पा लग जाता है, यार आप तो क्राइम वाले हो, तो अगर मैं किसी कोई और शो करना चाहूँ तो मुझे नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद एक प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था उल्लू। हाँ हाँ सो आई हैड अ मीटिंग विद द ओनर ऑफ दैट चैनल, एंड आई वाज सिटिंग विद हिम इन अ मीटिंग। आई हैड गॉन देयर फॉर अ जॉब प्रोस्पेक्ट। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम नौकरी तो मैं दे नहीं सकता, तुम प्रोड्यूस कर लो मेरा शो, मैं एक शो देता हूँ, तुम प्रोड्यूस करो। और वो मतलब ऑन द स्पॉट बोल दिया उन्होंने, मतलब आप समझ रहे हो, कोई बैकग्राउंड, कोई प्लानिंग नहीं है, मैं सोच के कुछ और गया और सीधा ऑन द स्पॉट बोला कि ये लो, करो। हाँ ये शो है, ये कहानी है, ये स्क्रिप्ट, ये रीस्क्रिप्ट, जाओ ये प्रोड्यूस करो, मतलब टेक इट और लीव इट। तो मैंने स्क्रिप्ट उठा ली, मैंने ठीक है मैं करूंगा प्रोड्यूस। 3 शो प्रोड्यूस किए मैंने उनके। बट ऑब्वियसली दैट वाज अ काइंड ऑफ कंटेंट आई वाज नॉट कंफर्टेबल डूइंग, बिकॉज वो इंडस्ट्री और वो मतलब वो जॉनर ही अलग है, मतलब वो, और वहाँ के एक्टर और वहाँ पे जो लोग हैं वो सब अलग है। टोटल सेक्स एंड ऑल। देखिए, सेक्स के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेक्स देखना और सेक्स शूट करना, क्योंकि मैंने दोनों चीजें की हैं, में जमीन आसमान का फर्क है। यू आर टिटिलेटेड व्हेन यू आर वॉचिंग इट, बट यू आर नॉट टिटिलेटेड व्हेन यू आर शूटिंग इट। व्हेन यू आर शूटिंग इट, इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू शूट। जो इंटीमेट सीन्स जब शूट होते हैं फिल्मों में भी, बॉलीवुड में भी, बाकायदा एक इंटीमेसी कोच होता है जो आपको बताता है कि इंटीमेट सीन्स जो है या इंटीमेसी जो है वो कैसे करनी है। मतलब दोनों एक्टर्स को, मेल फीमेल को बिठाया जाता है, और व्हाट यू कैन टच, व्हाट यू कैन नॉट टच, वेयर यू हैव टू स्टॉप, वेयर यू कैन गो, वेयर यू कैन नॉट गो, अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कस किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। इट इज वेरी मैकेनिकल, उसमें कोई इमोशन, कोई फीलिंग नहीं होती, इट इज वेरी मैकेनिकल। इट इज एज इफ यू आर, मतलब जैसे कि आप कोई मशीन चला रहे हो, कि ये ऑन करना है बटन, फिर ये लीवर ऐसे खींचना है, एक एक मूवमेंट बोली जाती है, एक एक मूवमेंट, कि आप यहां से ये कोरियोग्राफी होती है, आप समझ रहे हो। तो इट इज एक्चुअली अ वेरी स्किल्ड जॉब, हर किसी के बस का नहीं है उसको डिजाइन करना एक सीन को। और जो बिहाइंड, जो कैमरा के पीछे है, जो डायरेक्टर है, जो डीओपी है, वो शूट करना भी एक स्किल है, कि आपको किस एंगल से शूट करना है, कैसे लेना है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगे व्यूअर को, जो टिटिलेट करे, कि कौन से एंगल रखने हैं, कहाँ पे आपको कैमरा पैन करना है, कौन सा बॉडी पार्ट नहीं दिखना है, कौन सा दिखना है, ये सारी चीजें ना। तो इसमें
एक सीन शूट करने में जो आप देखो, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे आपको 30 सेकंड के लिए दिखता है, या 1 मिनट के लिए दिखता है, या जो आप वो में करो 30 सेकंड के लिए दिखता है, उसको शूट करने में 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतनी प्लानिंग जाती है उसमें। और उस टाइम पे आप अगर सेट पे हो तो आप बोर हो जाओगे बिल्कुल। आप अगर एक बार देख लोगे कि सीन कैसे शूट होता है, तो उसके बाद आप कभी सीन देखोगे ना अगर, तो आपको लगेगा कि आपको फील ही नहीं होगा कुछ। अगर आपने देख लिया ना बिहाइंड द सीन्स एक सीन का, एक एरोटिक सीन का बिहाइंड द सीन्स देख लिया, तो आप एरोटिक सीन में आप अराउज कभी होने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, कैसे हुआ है वो, कि वो किस लेवल की एक्टिंग है वो। तो दैट इज ऑल्सो परफॉर्मेंस, दे आर परफॉर्मर्स। तो आपको जॉब नहीं मिली एज अ प्रोड्यूसर बना दिया, लेकिन उल्लू से मतलब वो उल्लू आपका हाँ टेस्ट मतलब, नहीं था, हाँ मतलब मतलब मेरा टेस्ट नहीं था, बट बाई चांस क्योंकि उस टाइम कोविड हाँ आ गया, स्ट्रगल चल कोविड रही आ थी। गया नहीं, वो मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। आप समझ रहे हैं, एक प्रोड्यूसर बन रहा था मैं। एक आदमी जो नौकरी कर मांगने गया है, उसको आप एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय बना दिया आपने, मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर बना दिया आपने। मैं मतलब गया हूँ दिहाड़ी कमाने, और आपने मुझे ही बना दिया कि मैं लोगों को काम दे सकूं। तो मैं प्रोड्यूसर बन गया, वो भी बॉम्बे में। तो मुझे लगा यार करके देखते हैं ये। तो मैंने 3 बनाए। लेकिन जब मैंने ये करना शुरू किया, तो मैं बहुत इस कंटेंट को मैं कंफर्टेबल नहीं था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी यार, मुझे लगता है यार ये क्या कर रहा हूँ मैं ये करने आया हूँ क्या, मुझे ऐसा फील होता था। और ऐसी ये मतलब 4 लोग के सामने मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे अच्छा है कि कुछ ना करो, इज बेटर यू डोंट डू एनीथिंग। तो मैंने ये 3 सीरीज इनके बना के ना, फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने आई स्टॉप्ड डूइंग दिस, एंड around that time because there was no work for me in Bombay after reaching a certain मैं level। समझा नहीं, वर्क फ्रॉम वर्क वर्क। मतलब नौकरी नहीं थी मेरे पास कोई। एक बात ये भी है कि आप जब 40 के ऊपर हो जाते हो, एक सर्टन, और सीनियोरिटी में भी एक सर्टन वो हो जाते हो, तो यू वो बिकम अ प्रीमियम रिसोर्स। और क्या है कि टाइम है यंग लोगों का। यंग लोग जब एक टैलेंट चीपर प्राइस पे अवेलेबल है, वो कम पैसे में काम करते हैं, फास्टर काम करते हैं। समझ रहे हैं आप? अब मेरे जैसा आदमी, मैंने इतना एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आई कम एट अ सर्टेन प्राइस, और एक प्राइस से नीचे मैं काम नहीं करूंगा। तो जिस प्राइस पे आप मुझे लोगे, उससे उससे उस प्राइस पे आपको 2 या 3 यंग लोग मिल जाएंगे जो आपका काम करेंगे। मेरी जरूरत वहां है जहाँ आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जहाँ आपको चाहिए कि भाई बंदे का इतना एक्सपीरियंस है, हमको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो वो बंदा, हर एक्सपीरियंस वाला बंदा, जिसे मैं कहूंगा हाथी। पालना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। हाथी वही पालेगा जिसको हाथी की जरूरत है। मुझे ये भी लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है दैट एवरीथिंग इज बिकम वेरी money driven, business driven. It's not no longer creative driven. There was a time when art used to precede sales. Now art is behind, sales is in front. It's first, it is return on investment. पैसा कहाँ से आ रहा है, पहले पैसे की बात है, उसके बाद क्रिएटिविटी और आर्ट और ये सब चीजों की बात कर लेंगे। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि क्वालिटी, मुझे ऐसा लग रहा है क्वालिटी डाउन जा रही है हर चीज में। आप देखो हर इंडस्ट्री में, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो उसमें भी ये हो रहा है, क्वालिटी सब जगह डाउन जा रही है। आप कॉस्ट कट करने के चक्कर में क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और ये आपको बॉलीवुड में भी दिख रहा है। आप देख ही रहे हो कि हॉल में कौन पिक्चर देखने कौन जा रहा है आजकल, कोई नहीं अब जा रहा इस साल तो ऑलमोस्ट सारी फ्लॉप हुई है। इसी तो वजह इसका से। मतलब ये है कि अभी फिलहाल जो आपकी लाइन में बात करें तो, कि भैया सीनियर पोजीशन में एक बंदा इस सैलरी में पहुंच जाता है, उसको बाहर निकाल के या उसको ले ऑफ कर दो, या उसको कोई बहाना लगा दो, या उसको शो ना दो, या कुछ ना दो, और उसकी जगह 4 या 5 यंगस्टर भर्ती कर लेते हैं कि हाँ भैया चलो 4 मैन पावर मिल गई। और ये इंडस्ट्री आपकी अकेली इंडस्ट्री नहीं है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, मेरा एक प्रोडक्शन हाउस भी है, तो उसमें कॉस्ट कटिंग का बड़ा मायने है। हमें जब कॉल आती है, मतलब बड़े-बड़े ब्रांड्स की कॉल आ गई, या किसी की ब्रांड की कॉल आ गई, "हाँ जी पाजी, ਆਪਾਂ ਤੇ ऐड बनानी है। हाँ जी, जी ऐड बनानी है, बजट बताओ, रेफरेंस बताओ।" रेफरेंस दे देंगे पैनासोनिक का उसका 60-70 लाख की वीडियो का। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਜਟ, ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਵਧੀਆ ਖਰਚ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਜੀ, ₹10,000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾस्ट भी ਵਧੀਆ जी कर दी, वो भी कर दियो। तो आजकल उनको लगता है कि वीडियोज़ ऐसे बन जाती। क्योंकि इतनी फाइट है काम की, बहुत जरूरी हो गया टू बी वेल नेटवर्क्ड। हाँ, हाँ। एक लेवल के बाद ना आपकी सीवी आपको काम नहीं दिलाता। आपको काम ये दिलाता है कि आप किसको जानते हो और किसको नहीं जानते हो, या आपने किसके साथ काम किया है। तो आप, यू शुड नो द राइट पीपल। व्हेन आई से राइट पीपल, आई एम सेइंग द पीपल हु आर इन पोजीशन ऑफ पावर, द डिसीजन मेकर्स। यू हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ, मतलब आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा, वरना वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। तो शायद कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। नया नया सॉफ्टवेयर जैसे आप अपडेट करते हो एडिट पे अपने, वैसे ही इंसान को भी अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है। बॉम्बे तो कड़वा सच है कि भैया अगर आप मेरे को धंधा दोगे तो मैं रखूँगा, अदरवाइज़ आप जाओ। इमोशंस अटैच नहीं होते। नहीं है।
स्ट्रगल होती है बॉम्बे में। स्ट्रगल है। बहुत सारा यूथ जाता है सपने लेके कि मैं आज ही एक्टर बन जाऊंगा, पर मेरे को नहीं लगता 2% से ऊपर अपना वहां पर घर भी बनाते होंगे। क्या कहना चाहेंगे बॉम्बे की स्ट्रगल के बारे बॉम्बे का देखिए क्या है कि हम जिस इंडस्ट्री में है ना, हमारी इंडस्ट्री का नेचर ही है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो भी टेलीविजन इंडस्ट्री है, ये तो आप जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको सोच के आना पड़ेगा कि भाई यहाँ यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट में? हिट, लास्ट लास्ट प्रोजेक्ट, लास्ट हिट। मतलब आपने भले, मैं मतलब 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे जाके कटोरा निकाल के काम ही मांगना है लोगों से। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि मैंने 20 साल काम कर लिया या इतना मैंने जो भी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये किया ये किया ये किया, तो आज मैं बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या मुझे कोई बुला रहा है सामने से कि आप ये करो। ऐसा नहीं है। आज भी मुझे जाके स्ट्रगल करना है, आज भी मुझे अपने आप को जाके प्रूव करना है, आज भी मुझे डेली, आज भी जाके मुझे काम मांगना है। मैं अगर घर बैठ जाऊं या जैसे मैं कुछ टाइम बैठा था, तो मुझे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है। अब आपको पब्लिक भूल जाएगी। आप, बहुत ज़रूरी है कि आप दिखे, आप सर्कुलेट करें मार्केट में, और आपकी हसलिंग कभी खत्म ना हो। इट्स ऑल, एवरी डे इज अ न्यू हसल, एवरी डे यू हैव टू फाइट in this industry. This is the nature of this industry. Every industry is not the same, and because Bombay is the hub of this industry, this is Bombay में ही इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियस है कि हर आदमी जिसको ये ड्रीम्स चेज कर रहा है इस इंडस्ट्री में, उसको ना करके भी बॉम्बे तो जाना ही पड़ेगा। तो हसलिंग की बात चल रही है। मैं अभी बिग बॉस का पहला एपिसोड ही देख रहा था। एक बहुत बड़ा सितारा, तो मैं सोचा एज ए गेस्ट आया होगा, रणवीर शौर्य। अनिल कपूर ने इंट्रोड्यूस किया, भाई क्या कर रहे हो? मैं बिग बॉस का पार्ट बनने आया हूँ, क्योंकि मेरे पास काम नहीं था। तो मैंने कहा, जब काम, मतलब इतने बड़े सितारा स्टेज पे आता है, बोलता है मेरे पास काम नहीं था और स्ट्रगल करने आया हूँ यहाँ पर। वो सच है बात उसकी। तो मतलब वहाँ पर तो मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया था कि कई सीरियल्स में मेरे दोस्त थे, एज अ लीड जब आते हैं तो उनका भैया खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जब लीड मिल गया एक सीरियल में आपको, तो वो घर भी आलीशान ले लेते हैं रेंट पे, गाड़ी भी रख लेते हैं, वो भी रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो 2 या 4 महीने बाद लीड से आउट होते हैं या उनका कैरेक्टर खत्म होता है, स्ट्रगल शुरू होती है असली। डिप्रेशन में आते हैं। लड़कियों के लिए सेफ है बॉम्बे वैसे? आजकल तो क्या लड़की क्या लड़का, लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है आज तो। आपको तो पता ही है क्या जमाना चल रहा है, तो किसी के लिए सेफ नहीं यार। ये सब चीजें ना, सेफ अनसेफ सब आप खुद बनाते हो। ये मैं इन सब चीजों को नहीं मानता कि इसके लिए सेफ है कि क्या सेफ है कि क्या सेफ है। यू नो, सी इफ यू आर देयर, यू नो व्हाट यू आर विलिंग टू गिव इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। सो इट इज कंप्लीटली अ पर्सनल चॉइस। यू हैव टू सैक्रिफाइस। इफ यू डू नॉट सैक्रिफाइस, देयर आर नो फ्री लंचेस। आपको अगर चाहिए वो सक्सेस या वो चीज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब वो कितना करना है, किस लेवल तक करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। वो बॉम्बे, मतलब वो नशा ही है, वो शहर एक नशा ही है। और वो नशे की लत जब लग जाती है उस फेम की, लोग आपको पहचाने, लोग आपके साथ फोटो खींचे, लोग आपको पूछे, आप समझ रहे हैं, तो वो नशा ऐसा नशा है कि उससे कोई छुटकारा नहीं है। इसलिए आप देखो कि बहुत सारी हीरोइंस हैं, चली जाती है शादी करके यूएस, फिर वापस आ जाती हैं, फिर इस बॉलीवुड की साइकिल में घुस जाती हैं, क्योंकि एक बार आपको वो कीड़ा लग गया तो कीड़ा हाँ, लग गया। वो फिर जा ही नहीं सकता। तो अभी आप दिल्ली रह रहे हो, तो दिल्ली से कीड़ा नहीं आता कि नहीं, आप? दिल्ली में रह रहा हूँ क्योंकि मुझे बॉम्बे में सही काम मिल नहीं रहा। अगर मुझे बॉम्बे में सही काम मिल जाए, कीड़ा है अभी बॉम्बे का? ऑफ कोर्स, अगर मेरे चॉइस का काम, लेकिन ये है कि मैं बॉम्बे जाके अब फिर स्ट्रगल करने को तैयार नहीं हूँ। तो मेरे चॉइस का अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं बॉम्बे 100% जाऊंगा। स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी। हाँ, मतलब मेरे चॉइस का काम मिलेगा तो मैं 100% बॉम्बे जाऊंगा। लेकिन अब मैं जाके, आप ये नहीं कर सकता हूँ कि इस एज में या इस स्टेज में जाके मैं बॉम्बे जाके मतलब स्ट्रगल करूँ, लोगों को कटोरा लेके बोलूँ कि भाई मुझे एक चांस दे दो। ये मुझसे शायद नहीं होगा अभी। So that's why you're not doing any work. Be happy. You're happy That's why I'm not sitting doing, at home. हाँ हाँ, that's why I'm not doing any work in Bombay, doing in the active market. मेन स्ट्रीम काम नहीं कर रहा हूँ मैं। दिल्ली में थिएटर कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ थिएटर करते हुए। डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हो। डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, मैं खुश हूँ। तो वो मेन स्ट्रीम काम नहीं है, बॉलीवुड वाला काम नहीं है, जीसी वाला काम नहीं है, ऑफ साइड काम है। लेकिन चापलूसी ठीक नहीं है, करनी बॉम्बे में। हाँ, लेकिन ठीक है, छोटा काम है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि एक आदमी को अगर आप उसके हैबिटाट जो होता है ना, वो हैबिटाट से अगर आप उस आदमी को निकालते हो, तो भले उसको सक्सेस भी मिल जाए ना, तब भी वो खुश नहीं होता। अभी क्योंकि मेरा स्टार्ट स्टेज से हुआ, थिएटर से हुआ, तो मेरा ना मेरे अंदर थिएटर है, कूट कूट के ड्रामा डायरेक्टर है, थिएटर है। ड्रामा है मेरे अंदर, आप समझ रहे हो। मेरे लिए हर चीज रिएक्टिव है,
हर चीज़ मेरी, तो मेरे अंदर ड्रामा है। तो जब मुझे थिएटर से हटा के एनडीटीवी में डाल दिया गया था, या मुझे कहीं और जो मेरी जर्नी जो भी वहाँ से जो शुरू हुई और जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, जो भी मैंने किया है, जो भी थोड़ा बहुत मैंने कमाया है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ उसमें। आप समझ रहे हो, मेरे को अभी भी फ्रस्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि मेरा हैबिटेट थिएटर है। अब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को पैसे नहीं मिलते उसके, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ करते हुए। मैं रोज जाता हूँ, एक रिहर्सल भी मिस नहीं करता हूँ। लेकिन ऑफिस में जब मैं जाता था तो मैं साला सोचता था छुट्टी कैसे मारूं, आज साली बीमार, ये कर दो वो कर दो, कि जरा ना जाना पड़े। लेकिन रिहर्सल नहीं होती जिस दिन, उस दिन मुझे लगता है रिहर्सल क्यों नहीं है। चलिए, इन द एंड, इन क्रक्स, आप पूरी अपनी बातों को या अपने करियर को या बॉम्बे को लेकर अगर संक्षेप में बताना हो, क्या कहना चाहोगे? यू विन सम यू लूज सम। कहीं हार है कहीं जीत है, और क्या। कहीं कहीं कुछ मैंने कुछ अच्छा छक्का भी मारा है, कहीं कहीं क्लीन बोल्ड भी हुआ हूँ। और मतलब सब, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सब टाइम टाइम की बात है। जब आपका टाइम आएगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपका टाइम नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपका आपकी बात नहीं बनेगी। तो दिस इज वन लाइन वेयर डेस्टिनी एंड किस्मत इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। लक, लक, लक आपकी चलनी चाहिए। अगर आपकी लक चल रही है तो आपका सब चल रहा है। तो ये प्रॉपर ऐसे एक दाव है, ये इंडस्ट्री, यहाँ दाव खेलने वाला चीज है। लग गया तो शाहरुख खान, नहीं लगा तो आपको कोई नहीं जानता। आपको ये पॉडकास्ट और सर की स्टोरी कैसी लगी? थोड़ी-सी बॉम्बे का भी टच, फ्लेवर दिया, स्ट्रगल का दिया, तो आपको कैसा लगा आप बताना। बाकी सर, लास्ट क्लोजिंग लाइन फॉर आवर ऑडियंस ऑन कैमरा। Thank you to Munish for talking to me and listening to my stories, and I hope you all like it, and all the best for your podcast. एंड ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो सर। थैंक्स Thank अ you. लॉट। Thank you.